वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात में PTI ने सबसे ज्यादा नशस्तें हासिल कर ली हैं। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI ने 25 नशस्तें हासिल की हैं। पीपल्स पार्टी 11 नशस्तों के साथ दूसरे और मुस्लिम लीग नून 6 नशस्तों के साथ तीसरे नंबर पर आई है। मुस्लिम लीग नून ने PTI को इस कामयाबी को 2018 इलेक्शन का रीप्ले करार देते हुए नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी PTI पर तशद्दुद और धांधली का सहारा लेने का इल्जाम आयद किया है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की वाज़े जीत, क्या इलेक्शन के जो नताइज हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ की तर्जुमानी करते हैं? ये होगा हमारा आज का पहला सवाल। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुनैरा अज़हर साहिबा और अतर काज़मी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जनरल साहब, क्या कहेंगे इन नताइज पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि ये ट्रेडिशनल हैं। हम पहले भी कहते रहे कि जिसकी गवर्नमेंट होगी, फेडरल गवर्नमेंट जिसके पास होगी, उसकी पॉसिबिलिटी है कि वही यहाँ हुकूमत बनाएंगे। दूसरी पार्टियां जो हैं वो उनके नैरेटिव अपने, लेकिन वही सियासत इल्जाम तराशी की थी। और अब अगर PMLN कहे कि डिगिंग हुई है, ये वो हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ डिगिंग तो शायद होती हो, लेकिन एक चीज जरूर है कि इखलाक की कमजोरी जरूर है कि हारा हुआ जरूर यहाँ पाकिस्तान में जो भी हारे वो ये इल्जाम लगा देता है कि डिगिंग। अब यहाँ पे PMLN की गवर्नमेंट थी, उन्हीं के वजीर आजम बैठे हुए थे, उन्हीं का सारा निजाम लगाया हुआ, जो भी ऑफिसर्स वगैरह, और उन्हीं का बनाया हुआ इलेक्शन कमीशन था, तो सब कुछ उनके पास था। फिर भी ये अगर इल्जाम लगे तो वो, मैं तो यही समझूंगा कि ये एक बहाना है, वरना थोड़ी बहुत तो रिगिंग वगैरह ये सारे करते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि जी उसने की तो मैंने नहीं की। तो इलेक्शन जो है वो बुनियादी तौर पे मुझे तो वो ट्रेडिशनल एक जो ट्रेंड चला आ रहा है वही नजर आ रहा है, और उसमें कोई खास मुझे हैरानी नहीं हुई। ये चीज हमें पहले से भी अंदाजा था और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हम वक्तन फक्तन ये कहते रहे कि जिसकी फेडरेशन में गवर्नमेंट होगी उसी को यहाँ पे सक्सेस होगी। तो उस लिहाज से ठीक है, कश्मीरियों ने अपने ट्रेडिशन को नहीं तोड़ा। ठीक हो गया। ज़ुनैरा, जैसा कि जनरल साहब ने भी कहा कि वही रवायती तरीक़ेकार से इंतखाबात हुए और वही रवायती नताइज निकले, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, रवायत टूटने ही नहीं दी किसी ने। ना जलसों में जो लैंग्वेज थी ना उसमें कोई रवायत टूटी है, ना इलेक्शंस के रिज़ल्ट में रवायत टूटी है, और उसकी बड़ी ऑब्वियस सी रीजंस हैं। आई टोटली एग्री विद जनरल अमजद जो वो कह रहे हैं। ये ऑब्वियस है, उस इलाके ने ग्रो करना है, प्रॉस्पर करना है, वो प्रेफर करेंगे कि जो फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान में है उसी गवर्नमेंट के साथ अलाइन रखें अपने सारे इलेक्टोरल वोट को और अपने सारे प्लान्स को, डेवलपमेंट को। लेकिन जो ये गैप आता है इलेक्शन का, कि जब इस गवर्नमेंट के तकरीबन 3 साल गुजर चुके हैं तो वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, और वो जो ओवरलैपिंग होती है, नई गवर्नमेंट जब पाकिस्तान में आ जाती है और उधर पुरानी चल रही होती है, मेरे ख्याल है उसके ऊपर थोड़ा सा नज़रसानी करना चाहिए। किसी एक आधे टेन्योर को लंबा करके या शॉर्टर करके जैसे भी किया जा सकता है, अगर ये एक वक्त में हो तो मेरे ख्याल है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिकली अलाइंड होंगे, एक तो सीमलेस होंगे, जिस तरीके से हम समझते हैं कि एक कश्मीरी लोगों का अपना एक एसेंस सामने आना चाहिए इस इलेक्शन में। ये नहीं कि डेवलपमेंट की वजह से उनको जो पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में वोट कर रही है या रूल कर रही है उसी को उधर सिलेक्ट कर लें या इलेक्ट कर लें। अगर ये अलाइन हो जाएं किसी तरह, इसी तरह GB में भी, तो मेरे ख्याल है थोड़ा सा ज़्यादा हमें वहाँ पे बेहतरी देखने में मिलेगी। बाकी धांधली का मेरे ख्याल है कि सारी पार्टीज़ ने पहले से अपने अपने स्पोक्स पर्सन से रिकॉर्ड करवा के रख लिया हुआ होगा कि जी बड़ी धांधली हुई है, बड़ी रिगिंग हुई है। इतनी ऑब्वियस बात हो गई है अब ये। सो एज एक्सपेक्टेड, जिस तरह हम समझ रहे थे रिजल्ट्स आएंगे वैसे ही आए। ठीक। डॉक्टर नाज़िर साहब, आप क्या कहेंगे? मरियम नवाज़ ने तो ट्वीट किया है, वो ये कहती हैं कि मैंने नताइज तस्लीम नहीं किए हैं और ना ही हम करेंगे। जो रिजल्ट्स आए हैं, आपके ख्याल में क्या ये ज़मीनी हक़ाइक़ की तर्जुमानी कर रहे हैं? देखिए, अगर ज़मीनी हक़ाइक़ से हमारा मतलब तारीख़ी ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, यानी जो पहले होता रहा है, जैसे भी कहा गया कि जो जिसकी मरकज़ में, यानी यहाँ इस्लामाबाद में हुकूमत होती है आमतौर पर, वही कश्मीर में भी हुकूमत बनाते रहे हैं। तो अगर हम तारीख़ी ज़मीनी हक़ाइक़ की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है हाँ, ये इंतखाबी नताइज उन तारीख़ी ज़मीनी हक़ाइक़ की तो
तर्जुमानी कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ज़मीनी हक़ाइक़ भी मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं ना। आप सवाल ये कि आप किसकी ऐनक लगा कर देख रहे हैं। अगर आप उसको PTI की ऐनक लगा कर देख रहे हैं तो मुख्तलिफ होंगे। अगर पीपल्स पार्टी की ऐनक लगा के देख रहे हैं या PMLN की ऐनक लगा के देख रहे हैं तो हर ऐनक आपको जो है वो मुख्तलिफ तरह के ज़मीनी हक़ाइक़ की दिखा रहा होगा। तो अब जाहिर है अपोजिशन के मुताबिक तो उनकी अपनी रिजर्वेशंस हैं। मरियम ने साफ कह दिया कि हम ये नहीं मानते, जैसे कि उन्होंने 18 के इलेक्शन के बारे में ये कहा। लेकिन सवाल ये है कि अगर नताइज में कुछ धांधली हो रही है तो उसके लिए इनको कुछ सॉलिड जो है ना एक हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। देखिए 2018 का भी इलेक्शन हुआ जिसमें बड़े पैमाने पर कहा गया कि जी वो RTS बैठ गया था, तो उसमें चलें एक हम मान लेते हैं कि जी RTS बैठा, वो एक हकीकत थी कि RTS बैठ गया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, अगर वाकई में धांधली हुई है तो अपोजिशन को जो भी ये इल्ज़ाम लगाएगा कि ये सही नहीं हुए इलेक्शन, तो उनको ये बताना, उनको कोई वाइट पेपर लाना चाहिए, कोई बताना चाहिए, अपने लोगों की पहले ड्यूटी लगानी चाहिए कि भाई देखें धांधली इस तरह से हो सकती है, क्या काउंटिंग में धांधली हो रही है। जैसे वहाँ डस्का में हुआ था कि जी वो गायब हो गए थे, तो वो एक नज़र आ रहा था कि जी वो लोग गायब हो गए। क्या बैलेट बॉक्स छुपाए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है? मतलब अगर जब तक के कोई सॉलिड अपोजिशन पेश नहीं करेगी कि जनाब इस तरह से हुआ है, अब हर एक के पास मोबाइल मौजूद है, लोग उनके मौजूद होते हैं, तो अगर ये दावा करते हैं कि जी धांधली हुई है तो उस धांधली के लिए इनको अब हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। वरना अगर ये धांधली हो रही है तो ये धांधली तो इसी तरह चलती रहेगी। अच्छा, जब ये मुख्तलिफ तरह की धांधलियाँ होती हैं तो इसको काउंटर कैसे किया जाएगा? काउंटर करने के लिए सबसे अहम तरीका ये होता है कि एक इंडिपेंडेंट जो इलेक्शन कमीशन है वो सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के साथ साथ जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं जो वहाँ जाकर देखते हैं, उनको पूरी तरह से रसाई हो ताकि वो जब अपनी रिपोर्ट दें तो बताएं कि भाई ये इलेक्शन ठीक हुए या नहीं हुए। अच्छा, जो सहाफ़ी हैं वो पूरी तरह से एक ऑब्जेक्टिव या मारूती नज़र रखते हैं, वो बताएं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जब तक कि ये 2-3 अहम गैर जानिबदार जो शोबे हैं सियासत के और मुल्क के, यानी मैं बतला दूं कि आपका इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार होना, गैर जानिबदार सहाफ़ियों का वहाँ पर मौजूद होना और गैर जानिबदार मुबस्सरीन का वहाँ पर मौजूद होना, और उन सब के हक़ाइक़ को जमा करके फिर एक रिपोर्ट या वाइट पेपर निकालना, जब तक ये नहीं होगा इस तरह के नताइज जो है ना ये बस कहते रहेंगे कि जी धांधली हो गई है, लेकिन ये साबित कुछ नहीं कर सकेंगे। ठीक। अतर, जैसा कि डॉक्टर नाजिर साहब ने भी कहा कि ज़मीनी हक़ाइक़ भी इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप किसकी ऐनक लगा कर देख रहे हैं, तो कल के इंतखाबात के जो नताइज हैं उनकी बात की जाए तो क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं? देखें, आप वहाँ पे अगर नताइज देखें और सारी जो कैंपेन वहाँ पे मरीम नवाज़ साहिबा ने चलाई, वहाँ पे कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीती, वहाँ पे नवाज शरीफ और मरीम का बयानिया आ रहा है। कश्मीरियों ने उस बयानिए को दफन कर दिया है। आप इलेक्शन से एक दिन पहले उस शख्स से मुलाकात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करता है। वहाँ पे जाके मरियम बीबी ने अगेन जिस तरीके से अदारों को टारगेट किया, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे जाके पूरी रियासत को निशाना बनाया, तो वो जो तमाम बयानिया है ना, उससे अवाम ने उसको दफन किया। और इसके साथ साथ जो इस वक्त क्राइसिस है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, अगर आप देख लें कि चाहे वो हमजा शहबाज हों चाहे वो शहबाज शरीफ हों, उन्होंने इस सारी चीज़ से अपने आप को अलहदा कर लिया है। आप इसी सारे सिनारियों के अंदर अगर देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया, इसलिए कि उन्होंने वहाँ पे सियासत की है। नफरत और सियासत में फ़र्क है। जब तक मुस्लिम लीग नून मरियम बीबी के बयानिए पे चलती रहेगी, इसी बयानिए की वजह से आज नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं। डॉन लीग से शुरू होने वाला ये बयानिया मुहिब से मुलाकात पे आके ख़त्म हो रहा है। खुदारा अपने सियासत को चेंज करें। जब तक आप सियासत को चेंज नहीं करेंगे, आप लोगों को इसी तरह शिकस्त के ऊपर शिकस्त होगी। और ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी हमारी सियासत के लिए है, हमारी कौमी सियासत के लिए, कि इतनी बड़ी एक जमात है और वो किस किस्म का स्टांस ले रही है, किस तरीके से रियासत के ऊपर वो हमलावर है। और उसका नतीजा क्या निकला कि आगे से कश्मीरियों ने उनको जवाब दिया, जी सियासत आप ज़रूर करें, लेकिन रियासत के ऊपर जो आप हमला करेंगे वो काबिल कबूल नहीं है। रियासती अदारों को अगर आप इस तरह टारगेट करेंगे वो काबिल कबूल नहीं है। जब हारे हैं तो उनके वज़ीर आज़म ने पूरे कश्मीरियों को गुलाम करार दे दिया। मसला यह है कि कश्मीरी बाशऊर और गैरतमंद लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम बंदूक की नोक के ऊपर तो हमने भारत की भी गुलामी कबूल नहीं की, 2 खानदानों के बच्चों की हम गुलामी किस तरह कबूल कर लें। तो ये सारा मसला है। शिकस्त वहाँ पे नून लीग के बयानिए को हुई है, मरियम बीबी के और नवाज शरीफ साहब को, तो उनको नजरसानी की जरूरत है। ये है ज़मीनी हक़ाइक़। ठीक है नाज़िर साहब, आपकी जानिब भी आऊँगी। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब का कमेंट मैं पहले ले लेती हूँ। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, जैसा कि अतर काज़मी साहब ने भी कहा कि कल PTI नहीं जीती है बल्कि मरियम नवाज़ का बयानिया जो है उसको शिकस्त हुई है, आप क्या कहेंगे?
पहली बात तो यह है कि इस जीत का कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहिए। हम जब सब कहते हैं कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है वही आज़ाद कश्मीर में जीतता है, तो ये देखना पड़ेगा कि मरकज़ में जब जिसकी हुकूमत थी वो आज़ाद कश्मीर में किस तरह जीता। तो हमें नज़र आएगा कि तहरीक इंसाफ की जीत, बाकी जीत जो दोनों पार्टीज़ की जब मरकज़ में हुकूमत थी उनकी निस्बतन उसकी निस्बत एक कमज़ोर जीत है। बहुत कम सीटें मिली हैं। जिस तरह नून लीग ने मरकज़ में जब हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की जो थी उसकी निस्बत आज भी तहरीक इंसाफ को उस तकाबली जायज़े में, उस कंपैरेटिव एनालिसिस में कम सीटें मिली हैं। हालांकि उनकी मरकज़ में, गिलगित बल्तिस्तान में, पंजाब में, केपी में हर जगह हुकूमत थी, बलूचिस्तान में। इस सब के बावजूद अगर वो कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए तो पीटीआई की सीटें यकीनन 35 से ऊपर होनी चाहिए थी, जैसे नून ने ली थी, जैसे पीपल्स पार्टी ने ली थी। तो उसमें देखा जाए तो पीटीआई की कारकर्दगी उस अप टू द मार्क नहीं है मरकज़ में हुकूमत होने के दावे के साथ। लेकिन मैं मुत्तफ़िक हूँ कि मरीम नवाज़ की सोलो फ़्लाइट ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। उनका ख्याल था कि वो अकेली जाएंगी और अकेली ही जीत को ले आएंगी, तो ये बात गलत साबित हो गई है। एक टीम वर्क था, सारे बड़े, मतलब ख्वाजा आसिफ साहब कहाँ थे, एहसन इकबाल साहब कहाँ थे। गुजरांवाला डिवीज़न में आज़ाद कश्मीर की 6 सीटें हैं। अब 6 सीटें, अब एक पार्टी जिसने ज़िमनी इंतखाबात गुजरांवाला के डिवीज़न में वज़ीराबाद और डस्का के जीते हैं, वो आज़ाद कश्मीर के 6 सीटें आरजे मुमकिन नहीं। लेकिन हमें ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर, खुरम दस्तगीर सारे इनएक्टिव नज़र आए और लगा कि मरीम नवाज़ और उनके साथ जो 4-6 लोग हैं वो अकेले ही सारी मुहिम चला रहे थे और उन्होंने साथ किसी को शरीक करना मुनासिब नहीं समझा। मेरे ख़्याल में ये मरीम नवाज़ के लिए सबक है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकती, उन्हें पार्टी को साथ लेकर चलना है और जो पार्टी की हायरार्की है उसके तहत चलना है। अगर वो सबको माइनस करने के चक्कर में जाएंगी तो वो ख़ुद माइनस हो जाएंगी, मुस्लिम लीग नून माइनस हो जाएगी। इसलिए मुस्लिम लीग नून के अंदर ये एक सबक है कि इलेक्शंस टीम वर्क का नतीजा है और जब तक वो टीम वर्क के तौर पे नहीं लड़ेंगे आगे नहीं चल सकते। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पीटीआई को अपना एहतसाब करना चाहिए। 25 सीटें कोई इतनी ज़्यादा सीटें नहीं हैं जिस पर बगल बजाया जाए। माजी की जो मरकज़ की हुकूमतें हैं उन्होंने जब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस कराए हैं तो इससे ज़्यादा सीटें लेकर इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, डॉक्टर नाज़िर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं बस सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जो कहा जाता है ना कि जी वो इस इलेक्शन ने साबित कर दिया है कि वो मरीम नवाज़ का बयानिया जो है वो दफन कर दिया गया है, ये मुझे ऐसे ही लगता है जैसे जब कोई हम मैच जीत जाते हैं तो हम कहते हैं कि जी वो हमने उनको धूल चटा दी, मिट्टी चटा दी। इस किस्म की बातों से कुछ निकलता नहीं है। इसलिए नहीं निकलता कि कोई किसी एक इलेक्शन में हार जाना, जिस तरह से किसी एक मैच में हार जाने से कोई बात हतमी तौर पर साबित नहीं होती, इस तरह से किसी इलेक्शन में ऐसे हमने तारीख में मिसालें देखी हैं कि बाद सियासी जमातों ने बाज़ औक़ात बहुत कम नशिस्तें हासिल की हैं। बेनज़ीर भुट्टो की 1997 में बहुत कम नशिस्तें रह गई थी। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर थी, उनको फारूक लगारी ने हटाया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जमहूरियत पर और जमहूरी अमल पर एतमाद बाकी था और फिर भी उनकी तकरीर आप देखें तो वो कहती हैं कि जी नहीं, हम किसी तरह भी जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये कहना कि जी ये रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो इन्होंने बयान दिया उसकी वजह से उनको जो है उनका बयानिया दफन हो गया है, अगर बयानिया उनका दफन हो गया होता तो जो हज़ारों की तादाद में लोग इतने बड़े बड़े उन्होंने जलसे किए हैं या पूरे मुल्क में जो वो एक के बाद एक जो इलेक्शन नून लीग जीत रही है, तो ये नतीजा अखज़ करना कि जी वो दफन हो गया है, ऐसे कोई दफन नहीं होता। उनका बयानिया बहुत स्ट्रांग है और अगर वो बात ये करते हैं कि जनाब इसी तरह से मुदाखलत कहीं पर हो रही है तो उस मुदाखलत को रोकना चाहिए, बजाय इसके कि ये कहा जाए कि नहीं जी ये तो बिल्कुल ठीक था, ये गलत है। किसी भी रियासती इदारे की कहीं भी मुदाखलत अगर हो तो उसको इलेक्शन में मुदाखलत करने का कोई हक नहीं है। ठीक है, मुजम्मिल स्वामी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी एक सेकेंड, ये जो बड़े बड़े जलसे होते हैं इनको इलेक्शन के जीत में ट्रांसफॉर्म करना टोटली एक डिफरेंट चीज है। एक की हुकूमत अगर वहां पे तो वो जाके अगर 10 जगहों से अपने लोग इकट्ठे ला के पहुंचा दे और एक जलसा बहुत बड़ा करा दे और उसमें मौलवियों के भी वो जो मौलाना फजल रहमान के लोग भी पकड़ लाए सारे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। और जब हारा होता है तो बयानी ही दफन होता है और क्या होता है, दफन बिल्कुल नहीं होता, दफन बिल्कुल नहीं होता। इस तरह से सियासत बड़े भुट्टो को दफन कर दिया, भुट्टो की सियासत दफन हो गई क्या? भुट्टो को तो मार दिया, 11 साल पीपुल्स पार्टी की सियासत को कुचलने की कोशिश की गई, क्या दफन हो गया? ये दफन करने की जो बातें हैं ना, ये दफन करने की बातें खत्म होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होती।
को एक जैसा ना देखें। इसको दफन कर दिया, बस काम यही है, दफन करना। बेनजीर को दफन कर दिया, भुट्टो को दफन कर दिया, नवाज शरीफ को दफन, ये कोई तरीका है? वहाँ पे ये सियासत का ना तरीका है ना सहाफत का तरीका है। दफन करने की सियासत, दफन इस मुल्क में अगर किसी को दफन किया गया 70 सालों में, वो अवाम को दफन किया गया। जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक, मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा। आज सेंटर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सेनेट में लार्जेस्ट जमात है तहरीक इंसाफ, और सिंध के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायदे शतर कलामी की माफी चाहूंगी। ये दफन नहीं हुआ तो और क्या हुआ है? ठीक हो गया, ठीक है, हम लोग ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आ फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो इलेक्शन के नताइज हैं उनके बारे में, और मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। देखें, वो चूँकि सियासत दफन करने की बात हुई तो इस मुल्क में सियासत दफन होने की बहुत सी मिसालें हैं। मसलन मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक बनी, वो दफन हो गई और कोई भी ज़ियाउल हक के नाम पे वोट नहीं डालता। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी पार्टी बनाई, उसका कोई वारिस नहीं, कोई ओहदेदार नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं। परवेज़ मुशर्रफ की सियासत भी दफन हो गई। फिर अयूब खान की सियासत दफन हो गई, और इन सब के बच्चे आज लोगों की टिकटों पर खुद अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रही हैं। तो सियासत दफन की तो ये मिसालें हैं हमारे सामने। बाकी जिन पार्टियों को आज भी दूसरे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर हैं, हज़ारों में वोट बैंक मिले हैं, जीत हुई है, हार हुई है, जिनकी फॉलोइंग मौजूद है, उनकी सियासत को दफन नहीं कहा जा सकता। और ये जमहूरियत का हुस्न है कि इसमें एक जीतता है और कुछ हारते हैं, और हारने वाले और जीतने वाले दोनों ही इंतखाबी मैदान का हिस्से हैं। लेकिन जो पार्टियां इंतखाबी मैदान से बाहर हो जाती हैं, जिनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाती हैं, जिनको कोई कैंडिडेट नहीं मिलता, जिनका कोई वोट बैंक नहीं होता, सियासत तो उनकी दफन होती है। और वो मिसालें हमारे मुल्क में बहुत दरख्शंदा मिसालें मौजूद हैं कि लोग 10-10 साल इक़्तिदार करने के बाद उनका कोई नाम लेवा नहीं है और उनके नाम पर कोई वोट डालने को तैयार नहीं है, उनके अपने बच्चे अपने वालिदैन के नाम पर इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है। तो वो तो मिसालें अपनी जगह मौजूद हैं। इसलिए ये कहना कि जी सियासत दफन हो गई है, ये तो मैं नहीं मानता। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं अब भी ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून में जो मुफाहमत का ग्रुप है उसको PTI की इस जीत से ताकत मिली है, और जो मुज़ाहमत का ग्रुप है वो बहुत कमज़ोर हुआ है, और जो मुफाहमत के लोग हैं और दाई हैं उनके बयानिए को, उनकी बात को बहुत वज़न मिला है और पार्टी में उनकी बात को ताकत मिली है। तो इसलिए इस इलेक्शन की बहुत सी डायमेंशन हैं, जिनमें से एक डायमेंशन ये भी है। ठीक है, जनरल साहब आप क्या कहेंगे? मैं थोड़ी सी शाइस्ता वजाहत कर दूं। जी। हमने बयानिया दफन करने का कहा था, सियासत का नहीं। लेकिन सियासत के दफन होने का जो किस्सा अभी मुजम्मिल बयान कर रहे थे, उसकी हकीकत ये है कि वो सियासत भी सियासतदानों के कंधे पे चढ़ के की जाती है। फिर सियासतदान ही आखिर हवा का रुख मुख्तलिफ देखते हैं तो उसकी सियासत खत्म हो जाती है। जो भी उस वक्त वो डिक्टेटर आता है या लीडर आता है, गंद है तो सियासतदानों में। वो आ के उस वक्त क्यों डिक्टेटर की बगल में बैठते हैं कि वो 10 साल हुकूमत करता है। हमने कभी नहीं ये फैसला किया, सोचा, कभी गौर नहीं किया कि जब मार्शल लॉ लगा था तो सियासतदान क्या कर रहा था। हम एंड पे जाते हैं कि जब मार्शल लॉ हटा तो ये था। मार्शल लॉ को दावत देने वाले भी सियासतदान, मेरा तजर्बा है, आके खुद आपके कानों में कहते हैं कि जी फलां ये कर रहा है, फलां वो कर रहा है, कुछ करें। और ये लोग ही बाद में फायदा उठा के 10-10 साल हुकूमत में साथ रहते हैं, और यही फिर हवा का रुख बदल के फसली बटेरे उड़ के कहीं और जाते हैं तो उसकी सियासत खत्म होती है। सो ये कहना कि फलां अयूब खान, ना, यही थे जिन्होंने फातिमा जना पे गंद घोला था। वो खुर्रम दस्तगीर का वालिद था जिसने उस पर कहा था कि जी ये सिक्योरिटी रिस्क है। ये चीजें जो हैं, हकायक जब तक आप अंदर खंगालेंगे नहीं, आपकी सियासत में गनाजत कहीं जाएगी नहीं, वो यहीं रहेगी। कभी डिक्टेटर की छतरी के नीचे, कभी किसी सियासतदान की अपनी छतरी के नीचे, कभी किसी डाकू की छतरी के नीचे। रही बात ये कि जो बयानिए को दफन हम कह रहे हैं करने का, वो बात ये है कि आज इस इलेक्शन में हुकूमत इन्हीं की थी, नून लीग की हुकूमत थी। यहां पे कोई इंडिपेंडेंट या कोई केयर टेकर नहीं थे। यहां पे इन्हीं का बनाया हुआ इलेक्शन कमीशन था, इन्हीं की अपनी पुलिस थी वहां पे। और फिर भी ये कहें कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है तो फैल क्यों। और फिर जो काम नवाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले कर दिया
उसका तो जवाब ही कोई। इस कौम के मुंह पे थूका, जबकि थूकना चाहिए था अब्दुल्ला मुल्क के मुंह पे, थूका इस कौम के मुंह पे। और जिस मुल्क को वो ब्रॉथल कह रहा है उसमें उनका खानदान, उनकी बेटी रह रही। उनको इतना भी ख्याल नहीं आया कि हमारा तो चलो छोड़ दे, हम तो ब्रॉथल में रह रहे थे, अपने तो बाल बच्चे का सोच लेते। ये वो दुख है जो लोगों ने दफन किया आज। ठीक हो गया। डॉक्टर नाजिर साहब आप क्या कहेंगे? जुनैरा पहले ले लें, वो कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है जी जुनैरा, आप कहिएगा। देखिए, I just feel very sorry for this situation कि ये जो इंतखाबात थे they were about Kashmiri people। इसमें कश्मीरी लोगों की डेवलपमेंट, उनकी बहबूद, उनके लिए गुड गवर्नेंस के मॉडल्स डिस्कस होने चाहिए थे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम द इलेक्टोरल कैंपेन अभी तक हम लोग सिर्फ अपनी ही बैशिंग कर रहे हैं। हमने हर चीज़ बना दी है नवाज शरीफ, इमरान खान और जरदारी से मुतल्लिक। ये तो वो मोहरे हैं हमारी सियासत के जो कहीं नहीं जा रहे, इन्होंने यहीं रहना है। बट फॉर दिस वन टाइम सेक अगर इसमें हम इसको सिर्फ कश्मीर लोगों का स्पेसिफिक रहने देते ये सारा काम इलेक्टोरल डिस्कशंस को, तो बहुत अच्छा होता। रह गई बात दफन होने की, तो ये तो बात माननी पड़ेगी कि जो जिस किस्म की हेट स्पीचेस नवाज शरीफ करते रहे हैं और मरियम अभी तक कर रही हैं, कश्मीरी लोगों ने उसको बाय नहीं किया। अगर फ़ारूक हैदर वहाँ पे इतने ज़्यादा पुरज़्म थे, जिस तरह की उन्होंने धमकियाँ भी लगाई, मैं उस लैंग्वेज में नहीं जाना चाहती, मैं उस टोन एंड टेनर में नहीं जाना चाहती जिसमें गंडापुर साहब भी थे और फ़ारूक हैदर भी थे। लेकिन उस सब के बावजूद अगर उन्होंने अपनी रवायत को कायम रखा है कि वो डेवलपमेंट चाहते हैं और मरकज़ के साथ खड़े हुए हैं पाकिस्तान में, तो ये ख़ुद बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ना उन्होंने बाय किया कोई एंटी पाकिस्तान स्टांस, ना कोई उन्होंने सूबा बनने वाली कॉन्स्पिरेसी थेरी को बाय किया है, ना उन्होंने किसी और की बातों को बाय किया। दे हैव जस्ट फोकस्ड ऑन सॉलिडारिटी विद पाकिस्तान एंड देयर ओन डेवलपमेंट। इतनी सी बात है। ठीक है जी डॉक्टर नाजिर साहब। जी बस मैं ये लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने जो भी बात की कि जो भी मार्शल्ला आए हैं वो सारे सियासतदानों की गलती की वजह से आए हैं, बल्कि उन्होंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि सियासतदान सारा गंद हैं, ये अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए। असल में ये एक यकतरफा बयानिया है जो कि पिछले 70 साल से पाकिस्तानी आवाम को और पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो कि मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। इसमें जुज़वी सच्चाई तो हो सकती है क्योंकि ज़ाहिर है सियासतदान भी दूध के धुले हुए नहीं हैं, लेकिन ये कहना कि उनके अलावा बाकी माशरा दूध का धुला हुआ है या रियासती इदारे दूध के धुले हुए हैं, या जिन्होंने जो है वो इख्तिदार पर आइन तोड़कर कब्जा किया वो दूध के धुले हुए थे, ऐसा नहीं था। जब मार्शल लॉ लगाए गए 1958 में मार्शल लॉ लगाया गया, उस वक्त कोई आफत नहीं आ रही थी। उस वक्त इलेक्शन होने वाले थे, 1959 में इलेक्शन होने थे 3-4 महीने के बाद, और वो सारी तारीख दर्ज है, एकेडमिक रिसर्च उस पर हो चुकी है कि किन हालात में किस तरह से मार्शल लॉ लोगों पर मुसल्लत किया गया। हालांकि उस वक्त जो है वो कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं था मुल्क के अंदर। क्राइसिस आर्टिफिशियली क्रिएट किए जाते हैं, बहरान बनाए जाते हैं और उन बहरानों को इस्तेमाल करके सियासत को और जमहूरी अमल को गंदा करने की कोशिश की जाती है, और इन कोशिशों को जो तारीख में की गई हैं बार बार उनको एक्सपोज होना ज़रूरी है। और जो अभी ब्रोथल की बात की गई, तो वो ब्रोथल कहाँ थे, कौन चला रहा था, क्या क्या हो रहा था, वो हमूदुर रहमान कमीशन की आप रिपोर्ट देख लें। जनरल रियाया खान की कहानियां किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो देख लें आप। तो अब ये इस तरह से कह देना कि गंद एक तरफ था, गंद हर जगह था, गंद हर जगह था, उस गंद को निकालने की जरूरत है, पूरे माशरे को की तत्हीर की सफाई की जरूरत है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अभी आप एक पिछले वाला देख लें, नवाज शरीफ को जब निकाला गया आप उसको क्या देख लें। ठीक है, पहले कहा गया कि मुल्क सवारो कर्ज उतारो, पैसा किधर गया? कोई क्राइसिस नहीं था, कोई क्राइसिस नहीं था। उनका आईनी हक था, प्राइम मिनिस्टर का आईनी हक था कि वो फैसला करते। आप आइन की खिलाफ वर्जी करके कब्जा नहीं कर सकते मुल्क पे। ठीक है, सुन लीजिए, आइन आपको, आपका घर है, आप मालिक हैं, बाकी भी फैमिली के लोग रहते हैं, आप घर गिरा सकते हैं, जिसका जो काम है वो उसको करना चाहिए। ठीक है, आप दोनों का पॉइंट आ गया है, आप दोनों का पॉइंट आ गया है। मुझे आता है काज़मी साहब की जाने भी जाना है। जनरल साहब, कता कलामी की माफी चाहूंगी। नहीं शायद एक सेकंड, डॉलर किधर गया? मैं वहां मौजूद था जब ये फैसला इन्होंने किया कि डॉलर बंद करते हैं, फ्रीज करें। नेशनल डिफेंस कॉलेज में बैठे हुए थे, ओपनली पब्लिक में, शाम तक सारे डॉलर ये ले गए। अगले दिन लेटर निकला, जनरल मुशर्रफ ने जो डॉलर लिए अमेरिका से, जो खिदमत की 9 साल, वो डॉलर कहां गए? मुझे ये बताइए आप। मेरी बात सुन लें, मैं मुशर्रफ का भी जवाब दे नहीं हूं, लेकिन बहरहाल जवाब दे दूंगा आपके तसल्ली के लिए। ये डॉलर थे अवाम के, मेरे भी थे, सबके थे, आपके होंगे, बैंकों में पड़े हुए। अमेरिका के
वो अवाम के तो थे नहीं, वो अमेरिका के थे। अमेरिका के डॉलर खाने जायज हैं, अवाम के नहीं। सही बात है। मुजम्मिल, एक अमेरिका की बात मैं करना, मैं तो पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहा हूँ। दुनिया के अखबारों में छपा डे लाइट रॉबरी, डॉलर आपने फ्रीज किया, आप खा गए सारे निकाल के। केस बनाए ना, उसका केस क्यों नहीं बनाते हैं? मुशर्रफ ने उसका केस क्यों नहीं बनाया है? निकाला तो अकामे पे है ना, निकाला तो अकामे पे है। उसका केस बना के साबित करें ना। आपने तो अकामे पे निकाला है नवाज शरीफ को, मतलब आप उसको उस रॉबरी पे निकालते तो हम मान लेते कि वो रॉबरी हुई है। फिर अखबारी खबरों पे उसको चोर आप देना चाहते हैं। बेटी ने जमा करा। ठीक है, जनरल साहब कता कलामी की माफी चाहूंगी, मुझे अतर काज़मी साहब की जाने भी बढ़ने। मुजम्मिल साहब, अतर काज़मी साहब, आप क्या समझते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर, और क्या इन इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मकबूल तरीन जमात साबित हो रही है? जी देखिए, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि सियासत के दफन होने का बात यहाँ पे हुई थी कि बयानिया दफन हुआ है, बयानिया जो दफन हुआ है वो सबको पता है। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून के बयाने की बात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की बात है, मुस्लिम लीग नून का बयानिया ये था कि इसको शेरवानी का एक बटन नहीं मिलेगा। आज सेंटर में इमरान खान की हुकूमत है, पंजाब में इमरान खान की हुकूमत है, बलोचिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है, सेनेट में सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, गिलगित बल्तिस्तान में उसकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में उसकी हुकूमत है, और सिंध में वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट उनके पास है। तो बयानिया दफन नहीं हुआ तो और क्या हुआ है? बयानिया के साथ साथ सहाफ़त और तजिया निगारी भी दफन कर दी इमरान खान ने सबकी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया और सबका मानना कम हो गया कि रिवायती इंतखाबात हुए और उसी तरह रिवायती नतीजा भी बरामद हुआ। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अफगान फौज के 5 अफसरों समेत 46 एहलकारों को पाकिस्तान में पनाह और महफूज रास्ता दिया गया है। ISPR के मुताबिक अफगान फौजी चित्राल में पहुंचे, जहां अफगान नेशनल आर्मी के मकामी कमांडर ने पनाह की दरखास्त की। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक अफगान फौजियों को ज़रूरी तरीक़ाकार के बाद अफगान हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। इससे कबल 1 जुलाई को भी 35 अफगान फौजियों ने महफूज रास्ते की दरखास्त की थी। अफगानिस्तान में हालात आखिर जा किस तरफ रहे हैं, जनरल साहब? देखिए, जहां तक अफगानिस्तान में इस वक्त का ताल्लुक है, तालिबान जो है वो उनको अंडर प्रेशर तो रख रहे हैं अशरफ गनी गवर्नमेंट को, लेकिन वो ऑल आउट इनके ऊपर हमले नहीं कर रहे। तो ये कि शहर जितने भी हैं बड़े वो फोर्टिफाइड हैं, उनका डिफेंस ज्यादा अच्छा है और वहां पे लाजमन कत्ल गारत का खदशा है, लिहाजा उसको वो अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन ये वक्त आएगा जब ये शहर जो है ये बाहर से कट ऑफ हो जाएंगे और इनकी जो रसद और रसाइल है वो इनको मिलनी बंद हो जाएगी, तो फिर उस वक्त ये खुद सरेंडर करना शुरू करेंगे। इस स्टेज के ऊपर चाहिए ये था कि आप किसी मफामत की तरफ जाते, लेकिन अशरफ गनी किसी तरफ भी मफामत की तरफ आने के लिए तैयार नहीं और वो उसी चीज पे अटका हुआ है जो वो खुद दुरुस्त समझता है कि जी मेरी हुकूमत है, मुझे अगले 2 साल पूरे करने दें। तो इस वजह से ये तनाज़ा रहेगा और बिल आखिर ये लोग सरेंडर करना शुरू करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये मसला 1.5 साल चलता रहे और जब तक कि उनकी अपनी रसद और रसाइल खत्म हो। अब देखिए कि बाहर के उन्होंने पॉइंट्स जो है वो तालिबान ने कंट्रोल कर लिए हैं, पाकिस्तान के साथ जो लिंक है, ईरान के साथ लिंक है, वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और जब आप बाहर से कोई रसद और रसाइल नहीं आने दे रहे, तो अफगानिस्तान तो लैंडलॉक कंट्री है, वो डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर, ईरान के ऊपर और नॉर्थ में जो मुल्क हैं उनके ऊपर। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक स्ट्रेटजी है तालिबान की कि वो इनको बेदस्तपा करेंगे और फिर अंदरूनी तौर पे हुकूमत के खिलाफ वहाँ पे बगावतें उठनी शुरू होंगी और उनको कोई मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। लेकिन तालिबान ये समझते हैं कि वो खुद अकेले हुकूमत नहीं कर सकेंगे, उनको बाज़ ग्रुपों को साथ मिलाना होगा, लिहाजा बिल आखिर मुज़ाकरात ही होंगे जिनके जरिए किसी नतीजे पे ये पहुँच के तो हुकूमत बनाएंगे। फिलहाल इसकी कोई सूरत नजर नहीं आती। ठीक है, अतर काज़मी साहब, मुस्तकबिल करीब में अफगानिस्तान के हालात किस तरह से देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि जी स्टेलमेट होगा, इतनी जल्दी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसा जनरल साहब ने भी कहा, इसमें साल भी लग सकते हैं। इस मसले का हल तभी निकलेगा जब तमाम फ्रीकैन बैठ के इस मसले को हल करेंगे। अक्सर बार बार कहा जाता है कि वहाँ पे जो भी गया वो नाकाम रहा, लेकिन इसकी जो प्राइस अदा की है, चाहे अमेरिका के वो 20 साल हो या उससे पहले रशिया वहाँ पे रहा हो या मुजाहिदीन और तालिबान की इन फाइटिंग हो,
इन सब चीज़ों में जो सबसे बड़ी कीमत अदा की है वो अफगान नेशन ने की है, वहाँ के लोगों ने की है। तो वो डिज़र्व करते हैं कि उनके लिए वहाँ पे कोई जस्ट सोल्यूशन निकाला जाए ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। बहुत बुरी हालत है इस वक्त वहाँ पे आम लोगों की, ना वहाँ पे तिब्बी सहूलतें हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वो इलाके हैं जो पहले ही कट ऑफ होते जा रहे हैं, जिसमें आप खबरों में भी सुन रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है, जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत बार बार ये कहती है कि तमाम अफ्रीकैन बैठें और बैठ के इस मसले को हल करें, जब तक वो खुद इस चीज़ का उनको इदराक नहीं होगा वहाँ की हुकूमत को और दीगर अफ्रीकैन को कि इस मसले का वाहिद हल सियासी हल है, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब। हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल, और जैसे अभी आपने कहा कि वो सरहद पे जो काबुल हुकूमत के फ़ौजी थे वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं और पाकिस्तान ने उनको पनाह भी दी है। तो ये अब तीसरी चेक पोस्ट या बॉर्डर क्रॉसिंग है जिस पे ये हो रहा है। पहले बाजौड़ में भी ये हो चुका है, उससे पहले चमन में हो चुका है, और अब ये जो चित्राल का इलाका है अरंदू, उसके उस तरफ नूरिस्तान का इलाका है। तो अब ज़ाहिर है ये हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये लोग बिल्कुल जो सरहद पे होते हैं वो अपनी मरकज़ी हुकूमत से कटे हुए होते हैं, और जो पहाड़ी इतना इलाका है हिंदू कुश का कि वहाँ पर रसद और कुमक पहुँचाना आसान नहीं है, तो वो बिल्कुल कट जाते हैं। तो उनके सामने कोई रास्ता नहीं है कि या तो मारे जाएं या फिर कहीं पनाह लें, तो शायद इसलिए वो पाकिस्तान में पनाह ले रहे हैं। हालात, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं? इसलिए कि देखें, ये मैंने पहले भी कई दफ़ा मैं ये कह चुका हूँ कि अगर तालिबान ये इस गलतफहमी में हैं, या खुद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर वहाँ कह चुके हैं उज़्बेकिस्तान में कि इन्हें फ़तह नज़र आ रही है और अब वो क्यों मुज़ाकरात करेंगे, ये मेरे ख्याल है ठीक अप्रोच नहीं है। इसका पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। इसलिए होगा कि हमें ये बिल्कुल क्लियर इस बात को समझना चाहिए कि अगर वहाँ काबुल में, अफगानिस्तान में इनकी हुकूमत आ भी जाती है तालिबान की, और अगर हमें इस तरह से देखा जाता है कि हम इन तालिबान की ओपनली सपोर्ट जैसे पहले करते रहे, अब भी अगर हम कर रहे हैं, तो ये इंटरनेशनली हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। बैनुल-अक़वामी तौर पर ये बात हमें माननी चाहिए कि तालिबान का मसला उनकी सोच है, वो माशरे को पीछे ले जाने वाली कंजर्वेटिव, कदामत पसंद, पसमानदा सोच के लोग हैं। उसको आप फिर काबुल पे अगर मुसल्लत करेंगे तो दुनिया इसको नहीं मानेगी। खुद काबुल में और अफगानिस्तान में हमारे खिलाफ जो है वो सेंटिमेंट्स, जज्बात होते हैं लोगों के। हम बार बार एक ही चीज़ किए चले जाते हैं। यानी पहले हमने मुजाहिदीन का साथ दिया, वो भी जो है वो तारीख के रॉन्ग, जिसको कहते हैं ना रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री, तारीख के गलत रुख पे खड़े हुए थे हम, वो करते रहे 20 साल, मजीद 20 साल हम फिर गलत रुख पे खड़े हुए। तो हमें खुदारा ये समझना चाहिए, जो हमारे जो सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो बार बार गलत फैसले करते हैं, उसका नुकसान पाकिस्तान को होता है। ठीक, जुनैरा क्या लगता है, क्या तालिबान कभी अकेले हुकूमत करने की पोजीशन में आ सकेंगे आपके ख्याल में? देखिए, मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल आपको सूरत हाल बता रही हूँ। आप उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी देखें, वो एक एक करके जो सारा बॉर्डर है, जहाँ जहाँ भी बॉर्डर पे पोस्ट्स हैं, वो उनके ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं। अब जो एक पोस्ट है उसमें 40-50 अफ़गान मिलिट्री के लोग हैं। अफ़गान गवर्नमेंट जो है उस वक्त उनके जो लोग वहाँ पे हैं वो 40-50 हैं, वो कोई छोटी पोस्टें नहीं हैं। अब जब ये जनरल अमजद आपको बेहतर बयान कर सकते हैं, इट्स वेरी कॉमन एट द बॉर्डर इन द मिलिट्री कि अगर उनके ऊपर अटैक होता है तो वो फ्लैग करते हैं और अक्रॉस द बॉर्डर जो दूसरा मुल्क होता है वो उनको सेफ पैसेज दे देता है। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि वो मारे जाएंगे, उससे बेहतर है उन्हें सेफ पैसेज दें। उसके बाद वो डिफेंस मिनिस्ट्री के ज़रिए से डिप्लोमेटिकली उन लोगों को वापस भेज दिया जाएगा। ये तो एक हो गई ये सूरत हाल। बट वंस तालिबान हैज़ सिक्योर्ड ऑल द पोस्ट्स, उन्होंने सारा बॉर्डर्स जब सिक्योर कर लिया, देन दे विल मूव टूवर्ड्स काबुल। अब जब वो काबुल में पहुँचेंगे तो फिर बाहर से तो कोई रीइंफोर्समेंट्स नहीं आ रही होंगी, तो दे विल बी फ्री टू डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, ये मुझे नहीं मालूम। सो मिलिट्री स्ट्रैटेजी तो उनकी बड़ी कामयाब जा रही है। बट इस वक्त जो वहाँ अमेरिकन बम्बारमेंट कर रहे हैं, इट इज़ क्लियर वायोलेशन ऑफ व्हाट दे सेड। क्योंकि अगर 20 साल के बाद, यहाँ से भागने के बाद, हार के जाने के बाद अमेरिका ये चाहता है कि अफ़गान सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो, तो फिर किसी और की एयर स्पेस में बैठ के या किसी और जगह पे बैठ के उनको अफ़गानिस्तान पे भी बम्बारमेंट करने का कोई हक नहीं है। तो वो वहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट किए रखना चाहता है ताकि वहाँ पे चाइनीज़ और डेवलपमेंट ओरिएंटेड फुटप्रिंट ना आ सके। तो इट्स अ बिगर गेम, इट्स अ ग्रेटर गेम। इसको इतनी जल्दी हम सिर्फ एक जज्बात के तहत नहीं कह सकते कि तालिबान सूट करते हैं या कौन सूट करता है। स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन वक्त बताएगा किस तरफ जाते हैं। ठीक है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। देखें, स्ट्रेटेजिक डिज़ाइंस की बात की और फिर कहा गया कि तालिबान की मिलिट्री हिकमत अमली बहुत खूबसूरत है, बड़ी कामयाब है, पहले ये कर रहे हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए
कि इसी हफ्ते दिल्ली में अफ़गान आर्मी चीफ, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इंडियन ऑफिशियल्स इकट्ठे बैठकर एक ट्राई का इस लड़ाई का हल निकाल रहे हैं। पहले भी इंडिया ने वहाँ अशरफ गनी को सपोर्ट किया है, असला दिया है, सब कुछ दिया है। हम अभी तक अशरफ गनी की हुकूमत को जायज़ हुकूमत मान रहे हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि मुहिब जो है वो रॉ का एजेंट है, लेकिन हम उनकी हुकूमत को जायज़ हुकूमत मानते हैं। उनके एम्बेसडर को मिन्नतें करके पाकिस्तान में रखने की कोशिश करते हैं। जब वो इंटरनेशनल फोरम पे अशरफ गनी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो हम फिर उनको मनाने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ हमारा तालिबान के लिए प्यार और मोहब्बत और इश्क भी अपने साथ साथ चल रहा है। ये दो किश्तियों का सवार है पाकिस्तान। एक तरफ अशरफ गनी को जायज़ हुक्मरान मान रहा है, दूसरी तरफ तालिबान की जीत की गीत गा रहा है। तो ये मुझे कोई काबिल अमल, यहाँ तो आप आज सुबह कह दें कि हम अशरफ गनी की हुकूमत को जायज़ हुकूमत नहीं मानते हैं, वो अफ़गान अवाम की तर्जुमान नहीं है, हम उसको नहीं मानते, उनके सफ़ीर को निकाल दें और कहें कि जब वहाँ को जायज़ हुकूमत आएगी तो हम उसका सफ़ीर रखेंगे। एक तरफ आप उनकी हुकूमत को जायज़ हुकूमत भी मानते हैं, दूसरी तरफ तालिबान की स्ट्रेटजीज़ को, उनकी लड़ाई को भी जायज़ करार देते हैं। दुनिया इसको कैसे कबूल करेगी? ठीक है, कदर कलामी की माफ़ी चाहूँगी मुज़म्मिल साहब। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।